जय हिंद। अब बात करेंगे हम लोग VS09 फ्लाइट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लाइट है। ये पहला ऐसा फ्लाइट था जो कि पूरा तरह से फेलियर माना जाता था, लेकिन इसमें लेवल 95 ऑर्बिट में इंसर्शन नहीं कर पाया, यानी ऑर्बिट में सैटेलाइट को अच्छी तरह से नहीं रख पाया। 22 अगस्त 2014 को इसने पहला फुल्ली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाला गैलीलियो नेविगेशन सैटेलाइट को मीडियम अर्थ ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया। यह मिशन जैसे चलता है वैसे चला और एरियन स्पेस ने बताया कि मिशन सफल रहा। हालांकि टेलीमेट्री डाटा को देखने के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNES, उसने ये बताया कि इसका ट्रैकिंग स्टेशन जो था, इसने इसको बताया कि सैटेलाइट तो गलत ऑर्बिट में पहुंच गया है, इसको जाना चाहिए 13,222 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन ये पहुंच गया और इसको 55 डिग्री के एंगल पे मूव करना था, जबकि ये पहुंच गया 25,900 गुणे 13,713 किलोमीटर, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंच गया। और इसकी ये 55 डिग्री पे न के 49.8 डिग्री के एंगल पे ये मुड़ गया ये ऑर्बिट। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस ऑपरेशन सेंटर ने ऑर्बिट को डिटरमाइन किया लॉन्चर से। सेपरेशन के 3 घंटे बाद भी सैटेलाइट को ऑपरेट तथा अनकंट्रोल में था, ऐसा ये उन्होंने बताया। दोनों सैटेलाइट्स को सन की तरफ करके सेफ मोड में डाल दिया गया, जैसे कि सैटेलाइटों को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना हो कि सैटेलाइट अनकंट्रोल हो जाए। इसके बाद सैटेलाइट के फेलियर को ऑप्शन की जांच शुरू की गई। 25 अगस्त 2014 को, याद रखिएगा, 25 अगस्त 2014 को एरियन स्पेस ने इसकी जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन का गठन किया और अनाउंसमेंट किया कि 28 अनाउंसमेंट किया और 28 अगस्त 2014 को उन इंसिडेंट्सों का विवरण सामने आया जिसके कारण फ्रिगेट का अपर स्टेज फेल हो गया था। अधिकतर संभावनाएं थी कि इसका रीओरिएंटेशन, यानी ऑर्बिट में जो मुड़ने, रीओरिएंटेशन का मतलब होता है ऑर्बिट में ऐसे मुड़ना, तो ऑर्बिट जो में मुड़ने का काम था वो सही से नहीं हो पाया था, इसकी अधिक संभावना थी। और इसके इनकरेक्ट एंगुलर स्पीड को डिटेक्ट किया गया, जिस कारण से ये ठीक करने के लिए इसका थ्रस्टर ऑन होना था। थ्रस्टर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही थ्रस्टर है। ये थ्रस्टर चारों तरफ लगाया जाता है कि अगर कोई दिक्कत आती है, चाहे गलत ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट जाता है तो उसको ये सही कर सके। ये थ्रस्टर ऑन ही नहीं हुआ और वो जिससे कि ये सिचुएशन ऑर्बिट में नहीं कर पाया अच्छे से, और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ने थ्रस्टर की इस गलती को डिटेक्ट नहीं कर पाया और लगातार आगे चलता गया, जिस कारण अपर स्टेज का डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में चला गया, जिससे सैटेलाइट को गलत ऑर्बिट में दो 2014 के सितंबर के अंत में रोसकॉस्मोस ने एक कमीशन रिपोर्ट में इनवर्टिया ने यह संकेत दिया, याद रखिएगा, रोसकॉस्मोस ने अपना मतलब कि कमीशन को दिया था। इनवर्टिया एक न्यूज़पेपर है के एक डिजाइन दोष में एक कूलिंग के लिए हाइड्रोजन प्रोपेलेंट लाइन को फ्रीजिंग में भी हो सकता है, इसका उन्होंने अनुमान लगाया। और उसके बाद से कोल्ड हाइड्रोजन को ले जाने वाली पाइप जो हीलियम में उपयोग होती है मेन प्रोपेलेंट टैंक को प्रेशराइज करने के लिए, अगर हीलियम अगर टैंक को प्रेशराइज नहीं करता है, हीलियम टैंक अगर उसको प्रेशराइज नहीं करता है तो वो जो प्रोपेलेंट है अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, जिससे कि रॉकेट अनस्टेबल, इसीलिए इसका उपयोग होता है प्रेशराइज करने के लिए। हमें बर्न के दौरान प्रोपेलेंट लाइन को हाइड्रोजन आइसिंग के नीचे कूल्ड किया जाता था। आगे की जांच में सुनिश्चित किया गया कि सॉफ्टवेयर तथा भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसलिए इनवर्टिया ने बताया कि VS9, याद रखिएगा एक मिनट, उसने बताया कि VS09 फ्लाइट का फेलियर का कारण रशियन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दबाव भी है। ओलगे ओटनपेको जो कि रोसकॉस्मोस के हेड थे, उन्होंने बहुत ही कठिन बातचीत किया था व्हाइट हाउस अमेरिका के साथ मॉस्को में। उसके बाद आगे बताते हैं। आगे 7 अक्टूबर 2014 को इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बोर्ड ने अनाउंस किया कि हीलियम और हाइड्रोजन फील्ड लाइन में थर्मल ब्रीजिंग बन गया था, जिससे थ्रस्टर के पास प्रोपेलेंट सप्लाई ही नहीं हो पाई। इसमें थ्रस्टर का भी दोष नहीं था, थ्रस्टर के पास प्रोपेलेंट पहुंच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से ये फेल हो सकता है। डिजाइन में ऐसा थर्मल विश्लेषण में
थर्मल ट्रांसफर को ध्यान में नहीं रखने के कारण ये परिणाम था। बोर्ड ने 3 सुधारात्मक कार्रवाइयों का सिफारिश किया। पहला, कि थर्मल विश्लेषण में सुधार हो। दूसरा, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में सुधार किया जाए। तीसरा, इसके असेंबली में सुधार किया जाए और इंटीग्रेशन में भी सुधार करने के बाद इन्होंने कहा इंस्पेक्शन भी अच्छी तरह से किया जाए और सप्लाई लाइन में भी सुधार करने का बात कहा। नवंबर 2014 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया कि सैटेलाइट को टोटली 15 ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद, ऑर्बिट मैन्यूवर का मतलब होता है कि अपनी ऑर्बिट को सही करना, यानी ऑर्बिट में घूम घूम के उसको सही करना। जैसे मान लीजिए धरती है, अगर किसी को इस ऑर्बिट यहीं तक छोड़ दिया, क्या करेगा, ये घूमेगा, फिर अपना थ्रस्टर कौन करेगा, धीरे धीरे में पहुंच जाएगा। तो इसी को ऑर्बिटर मैन्यूवर कहते हैं। इन्होंने कहा कि ये पेरिजी यानी 17,339 किलोमीटर आ जाएंगे, जो कि वेल एलन रेडिएशन बेल्ट के सैटेलाइट को एक्सपोजर उसमें जाने का दिक्कत नहीं होगा। और डॉपलर इफेक्ट की वजह से, डॉपलर का मतलब ये है कि उसके ध्वनि की वजह से, उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से इसको ग्राउंड से भी विजिबिलिटी किया जा सकेगा। और पेरिजी के दौरान इसके एंटीनास को अर्थ पर पॉइंट किया जाएगा और ये हर 20 डेज में, याद रखिएगा, हर 20 दिनों में ये अपना एक ऑर्बिट पूरा कर लेगा और उसी ग्राउंड ट्रैक से को दोहराता रहेगा, जिससे अन्य गैलीलियो सैटेलाइट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, जो हर 10 दिनों में उसी ग्राउंड ट्रैकिंग को दोहराते हैं। एक बार अपनी न्यू ऑर्बिट्स में, सैटेलाइट ऑर्बिट में टेस्ट शुरू करने के बाद ऐसा कंफर्म किया जा सकता है कि हाँ, अब सैटेलाइट अपना ऑर्बिट को इंसर्शन कर सकता है। 2015 से सैटेलाइट का रिकवरी शुरू हुआ। गैलीलियो एफओसी, याद रखिएगा, गैलीलियो एफओसी FM2 ने पहली बार अपना ऑर्बिट को न्यू ऑर्बिट में एंटर किया। तो इसके बाद से एफओसी, इसका एक और था एफओसी FM1 और ये था 2। तो जो FM2 जब इसका मतलब ऑर्बिट में, नया ऑर्बिट में चला गया, इसको FM1 को भी उसी डायरेक्टर का उपयोग करके, उसी सिस्टम का उपयोग करके इसको भी भेज दिया गया। और नवंबर 2014 में सारे मैन्यूवर्स को सफलतापूर्वक पास कर लिया गया। वर्तमान में सैटेलाइट 10 दिन के मानक गैलीलियो टाइम के सैटेलाइट्स की तुलना में हर 20 डेज में एक ही स्थान पर आ जाते हैं, यानी एक चक्कर पूरा कर लेते हैं पूरे अर्थ का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इससे ही हम लोग को ये मिलता है सीखने को, इस लेसन से, कि जो रॉकेट है अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता है तो कितना लंबा टाइम लग जाता है उस मिस्टेक को सही करने के लिए। अभी सोचिए कि 1 साल लग गया सिर्फ उसे सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में रखने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। चलिए इसके लॉन्च सीक्वेंस के बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे लॉन्चिंग किया जाता है। है जो मैं आपको ऐसा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, चलिए आगे बात करते हैं। इसके लॉन्च सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं। लॉन्च सीक्वेंस जिसको बोला जाता है, लॉन्च सीक्वेंस टिपिकली लॉन्च के 3 दिन पहले ही ऑपरेट किए जाने वाले सभी स्टेजेस के साथ काउंटडाउन शुरू हो जाता है। यानी 3 दिन पहले किसी भी रॉकेट का, नहीं सारे रॉकेट्स का नहीं, इस रॉकेट्स का और PSLV का भी 48 घंटे बने, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इसका PSLV का भी होता है। तो इसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है तथा फाइनल प्रिपरेशन तथा वेरिफिकेशन फ्रीगेट अपर स्टेज का किया जाता है। 2 दिन पहले फ्यूल भरने की तैयारी शुरू हो जाती है। 2 दिन पहले फ्यूल नहीं भरा जाता है, याद रखिएगा, 2 दिन पहले फ्यूल भरने की तैयारी हो जाती है। और आखिरी दिन भी ये होता है जब पेलोड के साथ प्री लॉन्च एक्टिविटी हो सकती है। उसका लॉन्च सीक्वेंस प्रत्येक मिशन के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। हम अब नीचे आपको ये बताएंगे कि इस मिशन का कैसे फ्लाइट हुआ। आपको अभी हम बता रहे हैं नीचे आपको, जिसका नाम VS-07 था, जिसमें एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सेंटिनियल A। सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसके लॉन्च सीक्वेंस के बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इसमें याद रखिएगा 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है T+ सेकेंड, एक होता है T- सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग T- सेकेंड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले T- सेकेंड यानी 6 घंटे पहले, 6 घंटे 30 मिनट पहले मिशन कंट्रोल टीम को नेटवर्क काउंटडाउन के लिए बुला लिया जाता है 6 घंटे पहले, याद रखिएगा। इसके बाद 4 घंटे 50 मिनट बाद, यानी T- की बात करें, T- 4 घंटे 50 मिनट पहले
4 घंटे 50 मिनट पहले स्टेट कमीशन में मीटिंग में गिविंग फ्यूल को अथॉराइजेशन पूरा कर लिया जाता है कि फ्यूल का जो है आ गया है कि नहीं आ गया, फ्यूल तैयार हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद टी माइनस 4 घंटे यानी कि 4 घंटे पहले बिगिनिंग फ्यूलिंग मतलब कि फ्यूल को मतलब पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है। और 3 घंटे पहले पेलोड स्विच टू प्री लॉन्च मोड में इसके पेलोड को डाल दिया जाता है। और इसके बाद से 2 घंटा 20 मिनट पहले इसको रेडीनेस से रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और 1 घंटा 21 मिनट पहले इसके गो नो गो को रोल कॉल किया जाता है। रोल कॉल किसको कहते हैं? गो नो गो। जैसे कि अगर आप लोगों में कोई मिशन मंगल मूवी देखे होंगे तो उसमें बोलते हैं कि पेलोड वेरिएशन गुड टू गो सर, फिर उसके बाद से बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड डिजाइन गुड टू गो। सो ऐसे करके जैसे कि सारी चीज को चेक किया जाता है कि हाँ सारी चीजें सही है कि नहीं सही है, इसी को गो नो गो कहते हैं और इसको रोल कॉल कहा जाता है। ठीक है, 1 घंटा पहले मोबाइल गारंटी को विड्रॉल कर दिया जाता है, यानी कि जो मोबाइल गारंटी होता है उसको हटा दिया जाता है। और इसके बाद से इसके पेलोड स्विचेस को ऑनबोर्ड सप्लाई के लिए ऑन कर दिया जाता है। कितने घंटे पहले? सिर्फ 10 मिनट पहले, याद रखिएगा। 6 मिनट 10 सेकंड पहले इसके सारे ऑटो सीक्वेंस को शुरू कर दिया जाता है। 5 मिनट पहले फ्रिगेट का स्विच ऑनबोर्ड पावर सप्लाई से दे दिया जाता है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस को शुरू कर दिया जाता है। और टी माइनस 40 सेकंड याद रखिएगा, 40 सेकंड में लॉन्च स्विच को ऑनबोर्ड पावर सप्लाई के लिए शुरू कर दिया जाता है। और 20 सेकंड में लोअर स्टेज एम्बिशियस मोस्ट विड्रॉल कर दिया जाता है। इसके बाद से 17 सेकंड पहले ठीक इसको इसका मेन इंजन को इग्नाइट कर दिया जाता है। और 15 सेकंड में सिर्फ 2 सेकंड में ये इग्नाइट पूरी तरह से प्राइमरी यानी धीरे धीरे थ्रस्ट देना शुरू कर देता है। और सिर्फ 12 सेकंड बाद ये मैक्सिमम थ्रस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और सिर्फ 00 होने के बाद T00 सेकंड पे ये लिफ्ट ऑफ कर जाता है, यानी रॉकेट लॉन्च हो जाता है। और सिर्फ 1 मिनट याद रखिएगा, 1 मिनट 11 सेकंड। अब टी प्लस की बात करेंगे, टी प्लस सेकंड की, यानी कि अब जो लॉन्च हो रहा है टी प्लस में हो रहा है। तो 1 मिनट 11 सेकंड बाद ये मैक्सिमम एरोडायनेमिक प्रेशर यानी मैक्स क्यू पे पहुंच जाता है। और 1 मिनट 58 सेकंड बाद ये इसका बूस्टर सेपरेट हो जाता है। कितने किलोमीटर ऊपर? 60 किलोमीटर, याद रखिएगा 60 किलोमीटर ऊपर इसका बूस्टर सेपरेट होता है। फिर 3 मिनट 59 सेकंड बाद, याद रखिएगा 3 मिनट 59 सेकंड बाद 120 किलोमीटर ऊपर इसका फायरिंग सेपरेट हो जाता है, इसका फायरिंग ऊपर का हट जाता है। इसके बाद 4 मिनट 47 सेकंड बाद इसका सेकंड स्टेज 240 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे जाके सेपरेट हो जाता है। और फिर इसके बाद 4 मिनट 48 सेकंड बाद, याद रखिएगा 4 मिनट 48 सेकंड बाद इसका सेकंड स्टेज इग्नाइट होता है। और टी प्लस 4 मिनट और 53 सेकंड बाद इसका एफ्टल सेशन सेपरेट हो जाता है। और 8 मिनट 46 सेकंड बाद फिगर स्टेज जिसका फिगर स्टेज है वो भी सेपरेट हो जाता है, इसका भी इग्निशन हो जाता है। और ये 410 किलोमीटर की एल्टीट्यूड को। और 20 मिनट 4 सेकंड बाद फ्रिगेट को शट डाउन कर दिया जाता है। और 23 मिनट 29 सेकंड बाद ये 693 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे मूव आउट हो जाता है और सैटेलाइट सेपरेशन हो जाती है।